जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है और आज की हमारी ये 7वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 6 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के दे सकते हैं, या तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और भैया, इस क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन से, घरेलू हिंसा अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005 को जो है राष्ट्रपति द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम पर हस्ताक्षरित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, घरेलू हिंसा अधिनियम 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित किया गया था तथा इसे 26 अक्टूबर 2006 को जो है संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निम्न में से कौन आवेदन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शंस कह रहा है पीड़ित महिला, दूसरा कह रहा है पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तीसरा कह रहा है संरक्षण अधिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत आवेदन उपर्युक्त सभी के सभी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित आश्रय गृह किसके अनुरोध करने पर पीड़ित को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पीड़ित के जो है आग्रह करने पर अर्थात अनुरोध करने पर जो है उसे आश्रय प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम कहाँ पर लागू है? तो ये जो है संपूर्ण भारत पर लागू है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, घरेलू हिंसा अधिनियम में जो है 5 अध्याय और 37 जो है कुल धाराएं हैं। तो याद रखिएगा, कितनी धाराएं भैया? 37 कुल धाराएं हैं। और इसमें अध्याय की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन से, घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है दुरुपयोग की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मानसिक दुरुपयोग यही जो है शामिल नहीं है घरेलू हिंसा अधिनियम की दुरुपयोग की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, घरेलू हिंसा के अधिनियम की परिभाषा शब्दावली में आर्थिक, यौन, सामाजिक और राजनीतिक दुरुपयोग को शामिल हैं, परंतु जो है मानसिक दुरुपयोग जो है इस पे शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लंघन निम्न में से किस धारा में किया गया है? तो बताइए दोस्तों, राज्य सरकार के कर्तव्य का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा जो है 11 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में आवश्यकता अनुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्य का उल्लेख घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो बताइए दोस्तों, संरक्षण अधिकारियों के कार्य और कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में जो है किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, धारा 8 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत अनुतोष के लिए मजिस्ट्रेट से आवेदन
किए जाने पर वह कितने दिन के अंदर सुनवाई की तारीख निर्धारित करता है? तो वह जो है 3 दिन के अंदर जो है सुनवाई की तारीख मजिस्ट्रेट निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आवेदक मिलने या जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई निर्धारित करता है, जो आवेदन प्राप्ति के जो है तारीख से समानता 3 दिन से अधिक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस करा है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कितने दिन के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास करता है? तो बताइए दोस्तों, मजिस्ट्रेट जो है किसी भी मामले को घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जो आता है कितने दिन के अंदर निपटाने का प्रयास करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन के अंदर जो है उसको निपटाने का प्रयास करता है। और बता दें इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदक को मजिस्ट्रेट प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि में जो है निपटाने का प्रयास करता है। यानी कि प्रथम सुनवाई की जो तारीख होती है उसके 60 दिन के भीतर जो है इसको निपटाने का मजिस्ट्रेट प्रयास करता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अल्पवय व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत कौन तलाशी वारंट जारी कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यही जो है वारंट और तलाशी जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस करा है अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956 किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो बताइए दोस्तों, यह जो है अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में जो है इसे अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार किसकी सलाह पर किसी अपनिहार प्रकाशक की प्रत्येक गति को नष्ट करने का आदेश दे सकता है? तो बताइए दोस्तों, किसके जो है सलाह पर इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट करने का अर्थात आदेश दिया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता की सलाह पर जो है इसे नष्ट करने का आदेश जो है राज्य सरकार दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अल्पवय व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अल्पवय माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, कितने वर्ष से कम का व्यक्ति अल्पवय माना जाता है अल्पवय व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जो है अल्पवय माना जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन है अल्पवय व्यक्ति अधिनियम की किस धारा में अपहरणीकर प्रकाशक परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के तहत जो है इसको परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है टोटल कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें टोटल जो है 7 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन से अल्पवय व्यक्ति अधिनियम की किस धारा में अपहानी प्रकाशक से संबंधित प्रावधान अपराधों के लिए दंडित का प्रावधान है? तो बताइए दोस्तों, अल्पवय व्यक्ति अधिनियम की किस धारा में जो है अपहानी प्रकाशन संबंधी अपराधों के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 3 के अनुसार जो है इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य है? तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह को रोकना, इसका जो है इस अधिनियम का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक यदि पुरुष है तो उसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? तो अगर बालक जो है पुरुष है तो उसे जो है 21 वर्ष होना आवश्यक है। अगर जो है बालक लड़की है तो उसे 18 वर्ष जो है पूरा करना आवश्यक है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा।
क्वेश्चन है, अल्पवयी व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिन के भीतर अपील कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति दायरे में रहता है वह कितने दिन के भीतर जो है अपील कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह व्यक्ति जो है 60 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि नारी हो तो वह कितने वर्ष कम से कम होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो अगर नारी है तो उसे 18 वर्ष होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में अवयक्ष की परिभाषा दी गई है? तो बताइए दोस्तों, अवयक्ष की परिभाषा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 के चा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, अल्पवयी व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत किया गया अपराध निम्न में से होगा? तो बताइए दोस्तों, कैसा अपराध जो है अल्पवयी व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कैसा अपराध माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, वह जो है संज्ञेय अपराध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है परिवार न्यायालय, दूसरा है प्रधान सिविल न्यायालय, तीसरा है नगर सिविल न्यायालय और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो है जिला न्यायालय के अंतर्गत ये सभी के सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिवार न्यायालय, प्रधान सिविल न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय ये सभी के सभी जिला न्यायालय के अंतर्गत आते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में बाल विवाह परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, बाल विवाह को इस अधिनियम की किस धारा में जो है परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 के खा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं और आज हम भारतीय संविधान में जो है मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और भैया, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अप्रशस्ता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक आपका कथन दिया है, कथन में कह रहा है ए जो है अप्रशस्ता रचनात्मक हिंसा का सबसे बड़ा खराब स्वरूप है। तो बताइए दोस्तों, ये सही है या गलत है? तो ये आपका कथन सही दिया है। अगला है, कारण अप्रशस्ता के चालन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो ये भी आपका सही दिया है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है, जो कि हैं, तो बताइए दोस्तों वे 4 अनुच्छेद कौन से हैं जिनमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और बता दें संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद
19 से 22 तक में जो है इसका प्रावधान स्वतंत्रता का दिया गया है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 15 में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत जो है इसको अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है? तो इन चारों में से बताइए दोस्तों कौन सा जो है ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें अनुच्छेद 19 के पहले के खा में जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें भैया? अनुच्छेद 19 के पहले के खा में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद में जो है विधि के साम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में जो है इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है अपनी मनपसंद विवाह करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है यही मनपसंद विवाह करने का अधिकार प्राप्त करता है, अनुच्छेद 21। और बता दें जो है 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में जो है शामिल किया है। किसके अनुसार भैया? गैर सरकारी संगठन वाहिनी बनाम भारत संघ राज्य द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में जो है शामिल किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युदंड यही नहीं आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में। और बता दें जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 में जो है शामिल नहीं किया है। तो याद रखिएगा किसने भैया? जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ के द्वारा जो है इसको अनुच्छेद 21 में मृत्युदंड को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यही जो है आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और इसका जो है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है वर्णित है। तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार अब जोड़ा गया है। तो बताइए दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है
बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24 के तहत जो है बच्चों के शोषण विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। और बता दें, इस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है कारखाने में काम करना, तो उस कारखाने के मालिक को जो है दंडित किया जाएगा। यही जो है इसका ये अपराध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, जो बंदी बनाया गया व्यक्ति होता है उसके मौलिक अधिकार की अभिरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद में उसका प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में जो है उसको ये शक्तियां अर्थात उसके रक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन से किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताइए दोस्तों, यह अनुच्छेद किस संविधान के दिया गया है जिसमें किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने की जो है लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? यह प्रावधान किस में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक जो है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 माह के लिए उसे बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन से निम्न में संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो बताइए दोस्तों, हिंदू शब्द अनुच्छेद 25 में जो दिया गया है वो किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारसियों को जो है सम्मिलित नहीं करता है। और इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 25 के खा में जो है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? अनुच्छेद 25 के खा में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उसको चलाने का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 30 जो है यही अल्पसंख्यकों के शिक्षण संबंधी संस्थानों के संचालन से संबंधित है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसे जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये जो है शक्तियां प्रदान हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2011 में ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएसआई में। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और खासकर यूपीएसआई में तो पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को या किन को जो है संवैधान का जो है आत्मा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। और इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 32 में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें जो है प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो बताइए दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह प्रावधान भाग 3 के अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में जो है दिया गया है। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका जो है प्रावधान संविधान के 226 में जो है दिया गया है। अनुच्छेद 226 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वाह हेतु लेख जारी कर सकता है तो उसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है परमादेश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी जो है आपका सही दिया है। अगला कह रहा है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, ये भी आपका सही दिया है। लास्ट है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23, यही आपका गलत दिया हुआ है और सही सुमेलित यही नहीं है। कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो है संरक्षण अनुच्छेद 23 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 22 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 23 दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मुकदमे में प्रतिपादित किया है? तो बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत किस मुकदमे के द्वारा जो है प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और यह जो है केस 1973 में हुआ था। तो याद रखिएगा, कब भैया? 1973 में हुआ था। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है? तो बता दें, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में जो है वैधानिक अधिकार के रूप में जो है शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किसके दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में जो है वैधानिक अधिकार के रूप में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में जो है इसको वैधानिक अधिकार के रूप में जो है संपत्ति का अधिकार को शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 8 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।